आपको करनी पड़ेगी। चलें जी, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। सबसे पहले बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1913 में नील बोहर ने यह मॉडल प्रेजेंट किया था। एटॉमिक मॉडल इससे पहले रदरफोर्ड ने दिया था, जिसके मुतालिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और मैंने उसमें आपको बताया था कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था प्लैनेटरी मोशन का था, लेकिन रदरफोर्ड क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसकी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने दी, और रदरफोर्ड ने कह रहा हूँ, नील बोहर ने दी। और नील बोहर ने जो ड्रॉबैक्स थे ना रदरफोर्ड के, वो ख़त्म किए। मिसाल के तौर पर रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता, उसकी एनर्जी लेवल कम क्यों नहीं होता, और लाइन स्पेक्ट्रा लाइन क्यों नहीं होता, कंटिन्यूस क्यों नहीं होता, लाइन क्यों होता है। इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया नील बोहर ने। नील बोहर ने अपने मॉडल के पोस्टुलेट दिए। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी फिक्स है, ना एनर्जी कम होगी ना ज़्यादा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हाई ऑर्बिट में चला जाएगा, रिलीज़ करेगा तो लो ऑर्बिट में आ जाएगा। ये उसका मॉडल था, पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस किसी ऑर्बिट में, तो उसका जो मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम mv/r NH/2π के इक्वल होता है, या h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, या NH कट होता है, h कट ड्राग कांस्टेंट h/2π के बराबर। अच्छा, अगली बात, इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा हायर में जाएगा या लोअर में आएगा, तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है वो असल में इंटीग्रल मल्टीपल है एक चीज़, और पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और वो जो एनर्जी है वो उन दो लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हो गई जिनके दरमियान में ट्रांजिशन हो रही होती है। ये दो बातें थीं जो कि नील बोहर ने दी। अब यहीं से साबित हो जाता है कि जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा आना है हाइड्रोजन का, वो लाइन में आना है। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट की तरफ या हाई से लो की तरफ, तो जो उसने एनर्जी रिलीज़ करनी है पैकेट्स की फॉर्म में करनी है, और पैकेट डेफिनेट एनर्जी का है, उन दो एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है जिनके दरमियान वो ट्रांजिशन कर रहा है। तो इसका मतलब है दो एनर्जी लेवल के दरमियान जो फ़र्क है उसकी एक लाइन आ गई, अगले दो लेवल की अगली लाइन आ गई, उसके अगले दो की अगली लाइन आ गई। अच्छा, नील बोहर से बहुत पहले, नील बोहर का 1913 में आया मॉडल, 1885 में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा स्टडी कर लिया गया था। बाल्मर सीरीज़, लेमैन सीरीज़, पैशन ब्रैकेट पफन सीरीज़ आई थी। लेमैन सीरीज़ थी अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर थी विजिबल रीजन में, और बाकी जो तीन थी इंफ्रारेड रीजन में। स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज। जो मुख्तलिफ कलर्स की फ्रीक्वेंसीज होती ना, उन सबको इकट्ठा किया जाए तो स्पेक्ट्रम बनता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एटम से आता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल से आता है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा या तो ब्लैक बॉडी का है या वाइट लाइट का है जो प्रिज्म से आता है, या फिर उधर से आता है आपका एक्स रे से। ये तीनों टाइप्स हैं, बेसिक्स हैं, जो आपके नए लिंक पे जो आए हैं उनमें ये मौजूद हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है? पहला काम, पोस्टुलेट्स को सामने रखकर हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी निकालनी है, रेडियस कैलकुलेट करना है। पहले रेडियस करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, फिर हाइड्रोजन एटम के ज़रिए इसका जो पोस्टुलेट आया था ना, ये मोमेंटम वाला, ये हम साबित करेंगे डी ब्रोगली के ज़रिए। यानी जब बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स दिए
तो पोस्टुलेट्स में एंगुलर मोमेंटम का जो पोस्टुलेट था, इसकी कोई ऑथेंटिकेशन बोहर के ज़माने में मौजूद नहीं थी। ये कई साल बाद 1924 के बाद जब डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस आया था, उसमें की गई थी। इसका मतलब डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस ने ना सिर्फ नील बोहर के इस पोस्टुलेट को ऑथेंटिकेट किया, बल्कि नील बोहर के इसी पोस्टुलेट की वजह से डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस भी ऑथेंटिकेट होता है। ये टू वे एक दूसरे को सपोर्टिंग हो जाती है इनकी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारे पोस्टुलेट्स हैं, जिसमें से आप लोग देख सकते हो, ये आपके पास है एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट, दिस वन, और ये एनर्जी वाला, ठीक है, ये मैं बात कर चुका हूँ, नीचे एनर्जी का। अब हमने सबसे पहले एनर्जी लेवल्स की बुनियाद पर हमने कैलकुलेट करना है रेडियस। ये लिखा हुआ है, कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको चाहिए सेंटीमीटर फोर्स, और यहाँ जो सेंटीमीटर फोर्स उसको मिलती है Fc, ये मिलती है इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से, यानी कूलम फोर्स की वजह से, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इन बिटवीन होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करेंगे तो के Q1 की जगह E, Q2 की जगह E ओवर आर एन स्केयर, ठीक, एम वी स्केयर ओवर आर एन, एन फॉर nth ऑर्बिट। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये शेप आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1.65। क्लियर हो गया होगा। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा आपने वेरिएशन लेके आनी, क्या भला, ये जो आर एन स्केयर और आर एन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा के ई स्केयर ओवर आर एन, क्योंकि एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम वी स्केयर। यहाँ से आर एन का आंसर निकाल सकते हैं, ज़्यादा बेटर है आप एंगुलर मोमेंटम यूज़ करके वेलोसिटी का आंसर निकालें और यहाँ यूज़ करें। ये आपके पास लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, तो यहाँ से v का आंसर आएगा एन एच कट ओवर एम आर। ये जो आंसर है इसको आप पुटअप कर सकते हैं इधर v की जगह पर। ऑब्वियसली स्केयर है तो आपको स्केयर लेना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि हाँ, ये जो v की वेलोसिटी वैल्यू है ना, ये आप पुटअप करेंगे, यहाँ पर कर दें या उधर कर दें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना आर एन के लिए, तो आपके पास ये 1.67 इक्वेशन आएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है। नाउ यू कैन डू दिस थिंग। बाकी जो सॉल्यूशंस के स्टेप्स हैं ये यहाँ पर वैसे मेंशन भी हैं, इस जगह ये ऊपर, इनको ज़रा एलैबोरेट कर लीजिएगा। इसमें एन स्केयर को छोड़ के बाकी चीज़ जो बचती है उसको यहाँ पे ए नॉट से शो किया गया है। अगर आपको याद हो, इसको हम लोग आर नॉट शो किया करते थे एफएससी में, यानी ये होता था हमारे पास रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट लेवल का फॉर्मूला। इसमें अगर हम वैल्यू पुट अप करें ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट की, एच कट मतलब h ओवर 2 पाई, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज, तो हमारे पास जो आंसर आता है ना इसका, वो आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम या 5.3 नैनोमीटर। ये ग्राउंड स्टेट लेवल का रेडियस है। रेडियस अगर आपने n की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे 2, तो 2 स्केयर, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, 3 के लिए 9 मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अब वो जो आपने ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से, बल्कि मैं आपको दिखाई दूँ, ये वाला 1.65 के बिल्कुल सामने मैंने हल किया हुआ है। इसके अंदर अगर आप R का फार्मूला जो नीचे हम ड्राइव कर चुके हैं, ये वाला 67 वाला फुल फार्मूला पुट अप करें, तो आपके पास वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट
का फॉर्मूला आ जाएगा जो ये है, ठीक है, ये वाला 69। अगर आप इसके अंदर कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट अप करें तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट लेवल वो ये आ जाएगी। ज़ुबानी याद होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, क्योंकि इसके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एमसीक्यू बन सकते हैं। अब हमने कैलकुलेट करनी है एनर्जी। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इसको यूज़ करना है तो आपने शुरू में रिलेशन लिखा था, वो मैं अभी यहाँ पुट अप करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, यहाँ वर्क डन शो कर देते हैं। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने लगाऊँ। यहाँ लाइन खींच दी, ये फर्स्ट कर लें इक्वेशन नंबर 1 है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर एन। आर एन काटा स्क्वायर से, बाकी क्या बचा, के ई स्क्वायर ओवर आर एन एम वी स्क्वायर। अब ये जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू है ये यहाँ लगा दो 1/2 के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा जो ये होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर एन। ये बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसको निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट डी है, फोर्स आपके पास होती है के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट आर एन के बराबर। आर एन स्क्वायर से कट गया, जवाब आया के ई स्क्वायर ओवर आर एन। यहाँ तक तो सही है, लेकिन एक चीज़ कि आपका जो वर्क डन है ये नेगेटिव वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन से आ जाती है। वजह हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम वर्क डन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाला ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 180 एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो कॉस 180 -1 होता है। इसलिए अगर आप पूरा फॉर्मूला ओपन करें एफ डी कॉस ऑफ थीटा होता है ना, वो एफ अपनी जगह पर आ गया, के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर, डी आर एन आ गया और कॉस ऑफ 180 ये -1 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आप पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1.71 और जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। काइनेटिक मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी तरतीब के हिसाब से लिखते हैं, माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन प्लस 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर एन, ऐड करोगे माइनस 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर एन। ये जी टोटल एनर्जी का आंसर है आपके पास, ठीक। अब यहाँ आर एन की वैल्यू पुटअप करनी है, वो जो पीछे 67 इक्वेशन थी शायद, यहाँ पुटअप करोगे सॉल्व करोगे, आगे बाद जो नेट आंसर आना ना सॉल्व करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल के माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का आंसर आएगा आपके पास। ये मैं दिखाता हूँ, नीचे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है ये वाला, ये चीज़ 1.70 ये टोटल एनर्जी सॉल्व करके इसके अंदर आर की वैल्यू पुट अप करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ गया। आर जिसको मैं ई नॉट कह रहा हूँ इन्होंने कैपिटल आर से शो कर दिया, ई नॉट को ग्राउंड स्टेट एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू पुटअप करने के बाद
अब आप देखोगे मोड ऑफ कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका, लेकिन है वही चीज़ें जो एफएससी में पड़ी थी। यहाँ पे मैं एफएससी की जो आपकी चीज़ें हैं वो आर्टिकल भी आप लिख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा इस आर्टिकल में ख़ास तौर से। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़्यादातर हमारे आर्टिकल का हमने ट्रीटमेंट रखा है ग्रेजुएशन लेवल जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं हमारे जिनका ट्रीटमेंट ग्रेजुएशन और एफएससी सेम है। उनमें से एक ये आपके सामने है, ये ई नॉट आ जाएगा। अच्छा, यहीं से डेफिनेशंस आती हैं। एक्साइटेड लेवल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेड लेवल ग्राउंड स्टाइल लेवल से अबव होगा, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एक्साइटेशन एनर्जी, और वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जितना पोटेंशियल होगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। यहीं से आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकल सकती है। ये जो एनर्जी आपने निकाली है नेगेटिव साइन के साथ, ये इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, पॉजिटिव साइन के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको अगर एटम से बाहर फेंकना है तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दोगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जी आ गया आपके पास स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसकी कैलकुलेशन भी इसी बुनियाद पर होती है। इसके लिए आप क्या करोगे, ई एन माइनस ई पी हायर लेवल माइनस लोअर लेवल इज इक्वल टू एच न्यू या एच एफ आप लिखते हो एच सी ओवर लैम्डा, ई एन माइनस ई नॉट ओवर एन स्केयर है, माइनस माइनस प्लस ई नॉट ओवर पी स्केयर है, कॉमन निकाला ई नॉट को, ठीक है, और एच सी को यहाँ लाके डिवाइड कर दिया, अंदर आ गया 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर 1 ओवर लैम्डा। ये चीज़ रेडबर्ग कांस्टेंट है बाल्मर सीरीज़ का। अगर यहाँ पर आप p की वैल्यू 2 लगा दें, 1 लगाएंगे तो लेमन सीरीज़, 3 लगाएंगे तो पैशन, ब्रैकेट, पफन 3 4 5 आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से जंप करेगा लो लेवल की तरफ, अगर उसकी ट्रांजिशन ऑर्बिट नंबर 1 में ख़त्म होती है तो वो लेमन सीरीज़ देगा अल्ट्रावायलेट रीजन में। अगर ट्रांजिशन लेवल नंबर 2 में आती है तो बाल्मर सीरीज़ है, 3 के लिए पैशन है, फिर उसके बाद ब्लैकेट है, फिर प्रफंड है एंड सो ऑन। ये उनकी एनर्जीज लिखी हुई है सारी, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने करवा दी, जो आज डॉक्यूमेंट भिजवाई है उसमें भी लिखी हुई है। एनर्जी के हवाले से जनरलाइज फॉर्मूले आपके सामने हैं, तो इनको आपने देखना है। ये आ गया जी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की वेरिफिकेशन यूजिंग बोह्र एटॉमिक मॉडल। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन अगर वेव नीचे रखता है तो यूं मूव करेगा, वेव बनाता हुआ इस तरह से। इनको हम पूरा कर लेते हैं, ये स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगे। लें जी, अब यहां से लेकर यहां तक एक वेवलेंथ है, तो इसका मतलब है इसमें एन लैम्डा होंगे 2 पाई आर के अंदर। ये चीज़ यहाँ लिखी है, यहाँ ये 2 पाई आर सर्कमफेरेंस में एन लैम्डा। अब एक लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली पी ओवर एम वी के बराबर होता है। पुटअप कर दें या पुटअप करेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच ओवर एम वी होता है, तो एन एच ओवर एम वी। एम वी को ऊपर ले जाएं, 2 पाई नीचे ले जाएं, तो ये बन गया एम वी आर एन एच ओवर 2 पाई। लें जी, ये आपने बोहर्स पोस्टुलेट प्रूव कर दिया फ्रॉम डी ब्रोगली। तो यहाँ से पता लगा
कि बोहर ने भी बात सही की थी और डी ब्रोगली ने भी सही बात की थी। दोनों की बातें एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो गई। तो ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम के लिए डी ब्रोगली फॉर्मूले के ज़रिए बोहर्स पोस्टुलेट की वेरिफिकेशन। और ये आपका है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से हाइड्रोजन एटम, जो मैं ऊपर कैलकुलेशन खुद कराया हूँ, ये यहाँ लिखी हुई है सारी आपके सामने, ठीक है। तो ये सारा स्टेप करने के बाद आपका बोह्स एटॉमिक मॉडल विद हाइड्रोजन एटम कंप्लीट हो जाता है जी। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन हम करने जा रहे हैं, और ये इक्वेशन आप लोगों ने वेक्टर ऑपरेटर वाला जो डॉक्यूमेंट है वहाँ का पहला आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल इसके साथ दिया हुआ है, उसकी जो वेव इक्वेशन है, मर्जी है करें ना करें, क्योंकि वो कुछ लोगों को मुश्किल लगती है। चलें यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को हम शुरू करेंगे जो हमारी क्लासिकल वेव इक्वेशन है ना मैकेनिक्स की, वहाँ से। वो ये है, डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू 1/v स्केयर कर्ली स्केयर फाई ओवर कर्ली टी स्केयर। वहाँ हमने पढ़ा था कर्ली स्केयर y ओवर कर्ली एक्स स्केयर। अब यहाँ y की जगह फाई फंक्शन, ठीक है, और खाली x की जगह x y z तीनों कंपोनेंट हैं, 3D में हम काम कर रहे हैं, इसलिए डेल स्केयर आ गया। क्योंकि डेल का मतलब होता है कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई, कर्ली ओवर कर्ली वाई जे और कर्ली ओवर कर्ली जी के। जब डेल का डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ लिया जाता है तो वो बन जाता है डेल स्केयर, और आंसर ये आता है। इसको यहाँ लेफ्ट साइड पे फाई पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 की ये लेफ्ट साइड आ जाएगी। राइट साइड को हमने कुछ नहीं किया अभी तक। अब काम हमने करना है एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और एक फील्ड में जहाँ पर पोटेंशियल v0 है, मूव कर रहा है विद दिस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी आपके पास ये आ जाएगी, ये वैल्यू पुट अप की। अब इसको आपने रीअरेंज करना है और यहाँ से मोमेंटम mv वो कैलकुलेट किया। इसको कंपेयर करेंगे डी ब्रोगली मोमेंटम के फॉर्मूले के साथ, लैम्डा h ओवर mv। वजह हम काम करने जा रहे हैं वेव इक्वेशन ऑफ आ पार्टिकल निकालने जा रहे हैं। पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसका में लैम्डा भी होगा, तो वो लैम्डा ये है, डी ब्रोगली ने कहा था। इसके अंदर इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 पुटअप करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने काम करना है, ऊपर पढ़ के आए हैं 1/v स्क्वायर, तो वेलोसिटी इन्वॉल्व करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ, इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को कंपेयर करेंगे, आपके पास इक्वेशन आएगी v ओवर एफ इज इक्वल टू h ओवर अंडर 2m इंटू e माइनस वी नॉट, ठीक है। दिस वन स्केयरिंग कर लेंगे, और स्केयर करने के बाद हम लोगों ने इसको 1/v स्केयर की शेप में शिफ्ट करना है। इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर जो 6 है, ऊपर हमारे पास जो हमने डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू 1/v स्केयर इंटू डेल स्केयर फाई ओवर डेल कर्ली स्केयर फाई ओवर कर्ली टी स्केयर, उसकी राइट हैंड साइड का कोफिशिएंट आ गया हमारे पास इक्वेशन 6 में। हमने अब तक जो काम किया है उसमें हमने डेल स्केयर फाई निकाल लिया, राइट साइड में 1/v स्केयर निकाल लिया। अब कर्ली स्केयर फाई ओवर कर्ली टी स्केयर रह गया। इसको करने के लिए हम लोगों ने यहाँ लेट करना है कि फाई
इसके बराबर है। अब ये वो स्टेप है जो आपने याद रखना है। अभी तक जो भी काम किया वो आपने डायरेक्ट करते चले गए, उसमें कोई चीज़ याद नहीं है करनी थी, बल्कि आप लोगों ने उसमें जस्ट वो जो ऊपर इक्वेशन थी ना आपके पास, उसकी आपने वैल्यू सॉल्व की हैं। फाई इज इक्वल टू साई ई पावर आयोटा ओमेगा टी, ये सोल्यूशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन आता है होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर। उसमें से ये इक्वेशन जो है इमेजिनरी पार्ट भी है इसके अंदर और रियल पार्ट भी है, क्योंकि ई पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये हमने डी मूवीज थ्योरम आई थिंक है, वहाँ पे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। साई कहते हैं इस हिस्से को, ये वाला। ये साई वही काम कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट करता है वाई। ये साई है, वाई था डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, साई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेव को शो करता है। और इसके अंदर तमाम की तमाम पार्टिकल मोशन की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये ऑपरेटर है आपका, इसको हम आगे जाके वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है, और इस वेव फंक्शन को आगे जाके हम डिफाइन करेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। अच्छा, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 7 को डिफरेंशिएट करना है टाइम के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टी 2 टाइम्स। ये इक्वेशन आ जाएगी 8 नंबर। अब इक्वेशन 7 को डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन आई। इसी 7 को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी 9। इसमें ई पावर आयोटा ओमेगा टी को डिफरेंशिएट नहीं करना, सिर्फ आपने इसमें डेरिवेटिव शो करना। ये डेल स्केयर फाई है ना, तो इधर डेल स्केयर साई आ जाएगा। अब ये सब इक्वेशनें आ गई 6, 8, 9, इन सब को इक्वेशन 1 में पुटअप कर दें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों तरफ से ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, ये और ये। बाकी जो कुछ बचेगा वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, और वो ये आ गई। बाकी तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप उनको चेंज कर रहे हैं, वैल्यूज़ पुटअप कर रहे हैं। ठीक है जी, और एच कट बनाएं 2 पाई, एच कट स्केयर है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो 4 2 8 आ जाएगा ऊपर, वो आप कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये थी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है जी, तो आगे उसकी ये शेप्स हैं। फिर इसी के ज़रिए हैमिल्टोनियन निकाल लिया गया, क्योंकि हैमिल्टोनियन होता है टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की फॉर्म है, इसको हैमिल्टोनियन का नाम दे दिया गया। तो हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है टोटल एनर्जी का। बस यहाँ तक आपने काम करना है, सिग्निफिकेंस नहीं करना चाहते हैं कर दें, 1-2 लेने हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं करनी है आप लोगों ने। ये वाला ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, इसकी ज़रूरत नहीं है।